नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 7। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा डिजिटल चुनावी मंच बिहारी दंगल, निधि और शिवम सौरभ के साथ। आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद है राजपा पार्टी से चंदन कुमार, जेडीयू से अंजनी कुशवाहा जी, कांग्रेस से निशांत कुमार जी और रालोसपा पार्टी से रवि प्रताप जी। तो निशांत जी, बिहार की 76% आबादी बाढ़ प्रभावित है। अगर एक एवरेज निकालें तो 1980 से 2020 तक जो बाढ़ आया, उसमें हर साल कम से कम 300 लोगों की मौत हुई है। सबसे भयानक बाढ़ 1987 में आया था, जब 1400 लोग मरे थे। 2007 में जब बाढ़ आया तो उसमें 1287 लोगों की मृत्यु हुई। और अभी जो हाल में 2017 में बाढ़ आई थी, उसमें 600 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अभी तक कोई इस मुख्य कारण पे सुध लेने वाला क्यों नहीं है? कोई क्यों बाढ़ को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता? मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज जा रही है निशांत जी? अंजनी जी जदयू से जुड़ चुके हैं। अंजनी जी अंजनी जदयू जी से जुड़ चलिए। चुके हैं। अंजनी जी चलिए, पहला हेलो। सवाल आपसे करते हैं। आवाज आ रही है अंजनी जी? जी जी आ रही है। चेक कीजिए ना। हो गए सर। हेलो हेलो हो गए। हेलो ठीक है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। ओके ज्वाइन हेलो लीजिएगा। हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अंजनी जी छोड़ के अन्य सदस्य अपना माइक म्यूट कर ले। शिवम जी फिर से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया लाइव 7 में। आप देख रहे हैं आवाज बिहार का सबसे बड़ा डिजिटल चुनावी मंच निधि और शिवम सौरभ के साथ। आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद है राजपा पार्टी से चंदन कुमार जी, जेडीयू से अंजनी कुशवाहा जी, कांग्रेस से हेलो। निशांत कुमार जी, रालोसपा पार्टी से रवि प्रताप जी। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ, आ रही जी है। आवाज मेरी ठीक है, आवाज पहला आ रही सवाल है ना? अंजनी जी आपसे। हाँ हाँ हाँ, अंजनी जी पहला सवाल आवाज। अंजनी जी से। जी जी। बिहार की 76% आबादी बाढ़ प्रभावित है। एक एवरेज जी जी। निकालें तो 1980 से 2020 तक जो बाढ़ आया, उसमें हर साल कम से कम 300 लोगों की जान गई है। सबसे भयानक बाढ़ 1987 में आया था, जब 1400 लोग मरे थे। उसके बाद 2007 में जो बाढ़ आया, उसमें 1287 लोगों की जान गई। और अभी हाल में 2017 में जो बाढ़ आई थी, उसमें 600 लोगों की जान गई। फिर भी क्यों बाढ़ को एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी सरकार नहीं मानती है? कोई क्यों अभी तक सुध लेने वाला नहीं है? अंजनी जी जवाब दें। जी, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, हर जगह नदी के किनारे बांध बनाने का काम हुआ है। और ये एक प्राकृतिक आपदा है। खासकर नेपाल में जो वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो उसके द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है, उससे नेपाल के सीमावर्ती जिले में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन माननीय बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी विस्थापित होते हैं, उनको फिर से आवास मुहैया कराया जाता है। उनको उनको जो भी बिहार सरकार के द्वारा अन्न पानी खाद्य का उपलब्ध कराया जाता है। और जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, तो ये तो बहुत पहले से और प्राकृतिक आपदा है, और कुछ दिन के लिए पानी आता है और फिर चला जाता है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ नदी में तटबंध बनाने की जरूरत थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तटबंध बनाने का काम किया है। लेकिन भारी वर्षा के कारण तटबंध टूट जाता है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमारे सरकार के द्वारा जो भी हर संभव
सहायता पहुंचाने का काम होता है, लोगों के बीच किया जाता है। अंजनी चंदन जी, जी। आपसे मेरा एक सवाल है। अंजनी जी से मेरा एक सवाल है। अंजनी जी, आप बताएंगे 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष अरबों रुपये बाढ़ के नाम पर, बाढ़ राहत के नाम पे खर्च होते हैं, लेकिन सरकार इसका कोई परमानेंट उपाय करना क्यों नहीं चाहती है? देखिए, क्या ये बाढ़ हाँ जो बोलिए। आती है बेसिकली हमारे पड़ोसी देश नेपाल की वजह से आती है। वहां से पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या निकटवर्ती जिले में उत्पन्न हो जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी नदी के किनारे तटबंध निर्माण करने की, हर नदी के किनारे तटबंध बनाया है, पुल पुलिया का निर्माण किया है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और जो भी किसान का फसल बर्बाद होता है, उसके लिए भी फसल क्षतिपूर्ति योजना के तहत उनको पैसा दिया जाता है। जिनका घर नष्ट हो जाता है, उनको फिर से आवास का निर्माण कराया जाता है। और जो भी उनको परेशानी होती है, वो सब बिहार सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है। और हर संभव लोगों के, जो भी बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, उनके हर समय नजर रखा जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अंजनी जी, दर्शक का सवाल है जी। सरकार सिर्फ बाढ़ में रुपया छापना चाहती है। एक दर्शक है जिनका सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उनका कहना है सरकार सिर्फ बाढ़ में रुपया छापना चाहती है। क्या कहना चाहते हैं दर्शक के इस सवाल के जवाब में? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो आप जानते ही हैं जी, एकदम एक भी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो भी पैसा वहां से रिलीज होता है, जो भी पदाधिकारी अगर उस ढंग के कोई पैसा में गड़बड़ी करते हैं, तो उन पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। और निधि जी, अगला सवाल अब किसी पे अगर चंदन ठाकुर जी से आरोप लगता है, इतनी बड़ी आपदा को एक प्राकृतिक आपदा कहकर बाढ़ टाल देना कहाँ तक सही है? अभी मेरे मित्र अंजनी जी की बातों को मैं सुन रहा था, और इनकी एक एक बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लग रही थी। एक लाइन में इन्होंने इसको मानवीय आपदा बोल के अपना पल्ला छुड़ा लिया। 15 सालों ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं निकले हैं, आज ही निकले हैं, डूब रहा है, डूब रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नंबर 2 के नेता डेली डिजिटल और वर्चुअल रैली कर रहे हैं, हर एक रैली कर रहे हैं, हर एक किया जा रहा है। लेकिन 18 दिनों की पब्लिक बिहार की बाढ़ हेलो जी हेलो जी शिवम जी, आवाज बहुत इको कर रही है। जिनका म्यूट कर ले, जो साथी अभी नहीं बोल रहे हैं, और हेडफोन लगा ले जरूर। चंदन जी, हर साल लोग अपना सब कुछ बाढ़ में खो देते हैं। सरकार सत्तू, चूरा, चीनी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। हर साल की यही बात है। फिर भी क्यों जनता इसका विद्रोह नहीं कर पाती? चंदन जी का रवि प्रताप जी, आप इसका जवाब देंगे? क्या मैम? हेलो। हर साल जरूर लोग अपना सब कुछ बाढ़ में खो देते हैं। जी। फिर भी सरकार सत्तू, चीनी देकर अपना पल्ला झाड़। क्यों जनता इस बात का अभी तक विद्रोह नहीं कर पाती? जनता की आवाज अब मीडिया दिखाती कहाँ है? जनता बात तो वही है विरोध ना करती। सर,
बात तो फिर वही तो देखिए वही सर, बात है ना, अगर जनता नहीं की आवाज अब दिखाती तो हम देखते अपने कहाँ डिबेट हैं? जी में आपको बुलाते क्यों? तो वही तो मैं पूछना चाह, मैं आप लोग से तो खैर नहीं, मैं ये मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। अब हम लोग जितने भी पार्टी के, ये जदयू पार्टी वाले सर जो इतना अच्छा लंबा चौड़ा बोले, बात बहुत अच्छा लगा। पार्टी का तो इतना अच्छा दम, नीतीश कुमार जी का बड़ाई किए, मैं भी अच्छे इंसान है, लेकिन जो आप बोले कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो उनके सरकार में कम भ्रष्टाचारी है। 2005 से 2020 तक कंटिन्यू वो मुख्यमंत्री रहे और हर साल मैंने इन 15 वर्षों में 2791 मौतें हुई हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। आप तो बोल देते हैं कि मैंने झुग्गी झोपड़ी फिर सरकार बना देती है, ये कर देती है, लेकिन हर साल जो 2791 मौत हुई है 2017 तक सिर्फ बाढ़ में, ये सरकारी आंकड़ा है। और 2019 में 130 मौतें हुई हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। उनके परिजनों को क्या मिला, ये आपकी सरकार ने कभी बताया? कभी मीडिया ने दिखाया? सिर्फ सरकारी आंकड़ा में कल कुछ नहीं होता है। जदयू पार्टी नीतीश कुमार जी से अंजनी जी इस पे क्या कहना है आपका? प्राधिकरण था। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है, आप लोग बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है। अंजनी जी आप अपनी बात को जारी कीजिए। जी 15 साल पहले की बिहार को देखिए, जो था, अभी पूरे बिहार में सजा है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे था, हर विभाग था, विभाग में भ्रष्टाचार। अभी बिहार देखिए तो 24 घंटा बिजली का माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, में का जाल बीच बिहार के किसी कोने से अड्डा में पहुंच जाते हैं। ये तो आप के लिए तो घर पे पहुंच जाते कि नहीं, ये आपके घर वाले हमेशा देखते थे कब पहुंचे। सर एक मिनट सर पिछला साल बिहार की मुख्यमंत्री जी ने पिछला साल बिहार की राजधानी पटना कोई बाढ़ के पानी से नहीं डूबा था, वो नाला के पानी से डूबा था। तो उसमें आपकी 15 साल सरकार रखे क्या की? जब वो एक ड्रेनेज सिस्टम जब वो ठीक नहीं कर सकी एक बिहार की राजधानी पटना को, तो वो बिहार में वो बाढ़ को संभाल लेंगे? आप लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात? प्रत्यक्ष है, पिछला साल देखे हैं पटना का हाल। अरे आपदा, ये प्राकृतिक आपदा वो ठीक है, लेकिन जब बिहार की राजधानी क्या इमेज बनाया है नीतीश कुमार, कहीं भी जाते हैं बाहर बोलता है कहाँ से। हम वापस लौटते हैं राजपा नेता चंदन कुमार जी के पास। हम जानना चाहेंगे इनसे कि आपके पास क्या प्लान है बाढ़ से निपटने के लिए। देखिए जैसा अभी सबसे पहले बाढ़ के लिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बाढ़ में आता कहां से है, शुरुआत कहां से होती है? तटबंध के निर्माण में, बांध के मरम्मत में। अब मैं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के चकमेहसी थाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा करके अभी आ रहा हूं। आते ही अभी जल्दी मैं आपके शो में आया। 2 से 3 फीट अगर पानी बढ़ गया तो समस्तीपुर का हाल भी वही होगा जो आज गोपालगंज और कोसी का है। स्थिति बहुत ही भयावह है। तटबंध के मरम्मत के नाम पे हर जगह 10-20 बोरा रखा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार 10,000 का काम होता है, 20,000 का काम होता है, 5 लाख का बिल बनता है। हर साल 2,01,000 करोड़ का इनका बजट होता है बांध के मरम्मतीकरण के नाम पे। जल संसाधन मंत्री इनके संजय झा जी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, लेकिन जो सबसे पहले भ्रष्टाचार आता है तटबंधों के मरम्मत के नाम पे, वहीं पे इनका ये है। हमारी नीति क्या होगी? सबसे पहले तटबंधों का पूरा मरम्मतीकरण, वहां पे व्याप्त भ्रष्टाचार को सबसे पहले आप दूर कीजिए। और देखिए ना, बाढ़ कहां रहता है, बाढ़ की त्रासदी कहां रहती है?
और सिर्फ ये कहना कि मतलब भ्रष्टाचार को लेके हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, नीतीश जी ये कर रहे हैं, हमारे अंजनी जी ठीक सुशील मोदी वाला वर्सन बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 15 साल पहले अगर लालू जी ने हॉस्पिटल बनाया होता तो क्या होता, हमने क्या किया। ऐसा मत कीजिए अंजनी जी, 15 साल से आप सरकार में हैं और आज फिर इस बार बाढ़ की वही भयावह स्थिति होने जा रही है। और जल संसाधन विभाग में जो व्याप्त आपका भ्रष्टाचार है उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है, 18 जिलों की पब्लिक भुगत रही है। चंदन जी, बिहार के लोग जब कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं तो आपको क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? एक बार रिपीट करेंगे मैम? जब बिहार के लोग बाढ़ और कोरोना दोनों की दोहरी मार झेल रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री अभी क्या कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है? चंदन जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। चंदन जी, आवाज पहुंच रही है आपको? एक बार फिर से रिपीट करें मैम। बिहार के लोग जब कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमारे मुख्यमंत्री पिछले 118 दिनों से अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। अपने लिए एक हाईटेक हॉस्पिटल, हो गई, भतीजी पॉजिटिव हो गई, लेकिन और भी लोग तो इस कोरोना और बाढ़ के मार में बाहर हैं, जनता के बीच हैं। हमारे जैसे लोग भी तो हैं बाहर, बिहार के और भी तो नेता हैं, लेकिन इस सूबे का मुखिया होने के नाते इस बाढ़ पे न उनका एक संवेदनापूर्ण ट्वीट आया है, न सोशल मीडिया पे कहीं उनकी उपस्थिति है, और उनकी पार्टी के लोग निर्लज्ज बने आज डिजिटल और वर्चुअल रैली दनादन किए जा रहे हैं। चेतने की आवश्यकता है। 15 साल हो गया, बिहार की जनता में बहुत जनाक्रोश है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। रवि प्रताप जी, 73 साल हो चुके हैं भारत की आजादी के, फिर भी बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कारण क्या रहे हैं? जातिगत आधार पर वोट देना, तो ये तो आप भी करते हैं, सबसे बड़ा कारण पार्टी का ही करते हैं। नहीं, हमारा रालोसपा का ये पहचान है ही नहीं। हमारा रालोसपा का पहचान है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण सारा माहौल रहे, सारे जाति धर्म के लोग अच्छे, सबको सुविधा मिले। लोकसभा में इसीलिए आपके नेताजी को दो जगह से चुनाव लड़ना पड़ता है। देखिए, एक वो तो जनता का जनादेश है, और आप जैसे लोग तो है ना जो स्मार्ट, जो अभी का शायद आप जनता की मदद करके आ रहे हैं, जी तो वहाँ जाके आप लोग, हाँ, तो वहाँ जाके आप लोग अपना छवि बनाते हैं ना। हम छवि नहीं बनाते हैं, हम काम करने ही गए थे जी, काम करने आप जी, जैसे इसका मतलब आपके नेता अपनी छवि नहीं बनाते। हमारे नेता जी अपनी छवि नहीं बनाते, एकदम नहीं, वो सिर्फ समाज सुधारक का काम करते हैं, उन्हें अपना प्रचार करवाना एकदम पसंद नहीं, इसीलिए वो उतना लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। देखते हैं सिर्फ शिक्षा का सुधार, उनका जो हड़ताल भी था तो वो केवी के लिए, केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए था। तो हमारा जो पार्टी है रालोसपा, वो जातिगत आधार पर नहीं है। यह पार्टी जो है हमारे बिहार को आगे विकसित करने के लिए ही इनका संकल्प है कि हम क्यों दूसरे राज्य में अभी जो आई कोरोना जैसी महामारी, जैसा मैडम ने अभी बोला था कि कोरोना की हम मार झेल रहे हैं। इस कोरोना में याद है ना, कुछ दिन पहले हमारे बिहारी कितने बंधु मजदूर किस हालात में कैसे वापस आए हैं, ये किसकी देन है? 15 वर्षों से सरकार किसकी है? ये जुमलेबाजी है, ये क्या है? आप हैं, ठीक है, 15 वर्षों की सरकार में तो आपके कुशवाहा जी भी शामिल थे कुछ दिनों के लिए। हाँ जी थे, लेकिन कुशवाहा जी ने, जब कुशवाहा जी को जब काम करने नहीं दिया गया तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। अगर उन्हें भी अगर कुर्सी प्यारी होती नीतीश कुमार जी की तरह या सुशील मोदी जी की तरह, तो वो भी अभी पार्टी में चुप रहते और कहीं ना कहीं रहते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन उन्होंने कुर्सी का त्याग छोड़ा। उनका एक ही मकसद है कि सिर्फ किसी तरह बिहार आगे बढ़े, हमारा बिहार में शिक्षा का सुधार हो। अब बताइए,
रूबी राय जैसी टॉपर बनी कि हमारी बिहार में। चंदन जी आपका क्या कहना है इनका इनके इनके इन्होंने बातों पे काम आपका करने क्या के लिए कहना हमें है? छोड़ दिया है। इन्होंने काम करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है और काम करने के लिए इस बार राजपा आएगी। काम करने के लिए आपको किसी ने नहीं छोड़ा, आपने जो यहाँ आके प्रचार किया आपका, उसके लिए मैंने टोका। हमने जो काम करते हैं ना, हम मीडिया पे नहीं आते हैं। इस बात का आपने प्रचार बोला किया कि भाई, अभी मैं बता रहा था कि अगर 3 फीट पानी अगर उसको बढ़ा, निजी ना ले। ना मैं निजी नहीं ले रहा हूँ, हाँ, उसको निजी ना ले आप, इसको हाँ बोला जाए। लोगों हाँ, के तो आप गांव वापस हम लौट रहे हैं निशांत जी के पास। निशांत जी आवाज जा रही है ना? निशांत जी आवाज जा रही है ना? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ निधि जी निशांत जी से सवाल। निशांत जी, आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता ने बाढ़ को अपनी नियति मान ली है? ना कोई विद्रोह करता है, ना कोई सवाल करता है। 3 महीने बाढ़ में फंसे रहेंगे। हम हाँ जी, इंडिया लाइव 7 के माध्यम से सौरभ जी का और निधि जी का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बिहार के अंदर इस बाढ़ जैसी विभीषिका मुद्दे को उठाने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सुपौल, खगड़िया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, किशनगंज आदि बिहार के तमाम जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि बाढ़ के दौरान जितनी भी समस्याएं हैं वो हम लोगों के सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखी के कारण उत्पन्न हुई है। आज बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो बाढ़ का जो मरम्मती होना चाहिए समय पर, वो नहीं हो पाता है। और बाढ़ में जो हमें व्यवस्थाएं व्यक्ति को देना चाहिए सरकार के माध्यम से, वो हम उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, चाहे वो जिस प्रकार से हो। आज बिहार के अंदर 15 साल से सही में नीतीश कुमार जी की सरकार है और आज कोरोना जो आपदा है वो हम सबों के बीच में है, परंतु इसको विपदा समझकर हम लोग इस पर काम करना छोड़ दें तो ये उचित नहीं होगा। बिहार के अंदर अभी अंजनी जी बोल रहे थे कि बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्कआउट हुए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। उनको समझना चाहिए कि बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिले के अंदर में कहीं ना कहीं सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका गंगा का क्षेत्र हो, चाहे वो नदियां जो हमारे बिहार के क्रॉस कर रहे तमाम क्षेत्र। तो इस पर बहस करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करना गलत बात है। अभी बिहार के बाढ़ के मंत्री कौन है, हम अंजनी जी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक। नीतीश कुमार जी तो चलिए अभी वो सीएम हाउस से ही नहीं निकल पा रहे हैं। निशांत जी आपसे एक सवाल। बिहार के जो निशांत जी साधन मंत्री हैं, निशांत जी, दर्शकों का एक सवाल है आपसे। निशांत जी आपसे सवाल है, दर्शक का सवाल है कि 27 विधायकों के साथ महागठबंधन सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने क्या क्या किया बाढ़ से बचाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, जवाब दीजिए निशांत जी। उस समय जिस समय तो आप उस समय की विभीषिका को उठाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे तमाम लोगों ने बाढ़ के दौरान राहत सामग्री अपने स्तर से और सरकार के स्तर से पहुंचाने है हम लोगों के बीच में। और ये हम सबों के लिए एक चुनौती भी है। तो जिस समय हमारे तमाम हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे सबसे पहले निशांत जी और आप तमाम लोगों से सवाल है, क्या बाढ़ की आपदा को आप लोग अवसर समझते हैं राहत सामग्री बंटने का? यही आप लोग इसके परमानेंट समाधान का कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते हैं? ये सवाल जो है आपका सही है, और जो हमारे पास जो संसाधन पहले थे और आज जो है उस दौर में हम नीतीश कुमार जी से और उनके प्रतिनिधि जो हमारे बीच बैठे हुए हैं
उनसे पूछना चाहते हैं कि 15 वर्ष के सरकार के दौरान उन्होंने बाढ़ के लिए क्या किया? एक भी चीज उन्होंने किया क्या? जो हमारे बांध हैं उनको सही कराने का काम किया? बाढ़ के कारण जो हमारे लोगों को जो प्रभावित होते हैं उनके लिए इनकी क्या योजनाएं हैं? और ये जो सवाल संदीप झा जी ने पूछा है कि 27 विधायकों के साथ कांग्रेस, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर और बिहार के अंदर आजादी के बाद आप उठाकर दे सकते हैं, जिस देश में सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, जिस देश में कहीं से कोई शिक्षा का अभाव था, जिस देश में गरीबी थी, जिस देश में बेरोजगारी थी, जिस देश में समस्याओं का अंबार था, लोग छोटे छोटे विषय पर आपस में झगड़ते थे, उन तमाम विषयों को खत्म कर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से बिहार के अंदर बाढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो आपको याद होगा कि खगड़िया में एक भीषण विभीषिका आई थी और वहां पे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी दौरा करने आए हुए थे और हजारों करोड़ रुपए का घोषणा करके वहां पे पैकेज दिए थे और वहां के खगड़िया के लोगों को बचाने का काम किया था। क्या हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके चैनल के माध्यम से, आपके लाइव के माध्यम से, कि अभी जो वर्तमान का दौर है बिहार के 38 जिलों में आज नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया है, आप कोसी में जाकर देख सकते हैं, करीब 25 लाख आबादी उससे प्रभावित हो चुके हैं। आज हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी पूरे बिहार के अंदर में घूम रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। 1990 तक तो आप भी सरकार में थे, 1990 तक तो आप भी सरकार में थे। उस समय क्या तक नहीं, उस समय आपने कितने मतलब बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया? आपने भी तो कुछ नहीं किया, आप तो सिर्फ आरोप लगाने आ रहे हैं, या फिर सियासत वालों की जो एक कहावत है कि पहले आंखें फोड़ दो फिर चश्मे दान करो, आप तो वही राहत पैकेज की बात कर रहे हैं। अरे राहत को आपदा हो ही ना, घटे ही ना, ऐसा प्रयास ना आप लोगों के पास अगर है, आपके पार्टी के पास कोई एजेंडा है तो उसे बताइए कि आप जब 2020 में अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे? निशांत जी जवाब दें। हम वापस लौटते हैं फिर चंदन ठाकुर जी के पास। ये अपनी पुरानी कुछ उपलब्धियां गिना जा रहे थे, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं चंदन ठाकुर जी? चंदन ठाकुर जी, पूर्ववर्ती सरकारों के लिए बाढ़ की विभीषिका एक लाइन में मानवीय आपदा, एक लाइन में मानवीय आपदा और चंदन जी माइक म्यूट है आपका, चंदन जी माइक म्यूट है आपका। अनम्यूट है चंदन जी का, अनम्यूट है चंदन जी का। रवि प्रताप जी वापस से रवि जी के पास, रवि प्रताप जी वापस से रवि जी के पास। हर इंसान एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है और इस 3 महीने के बाद में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्यों सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती? और अगर आपकी सरकार आती है तो आप इस पर क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैम हम लोग वो जो गंगा जो रास्ता है नदी का, पहले हम लोग उसको पहले साफ करवाएंगे मैडम, क्योंकि ये बाढ़ की भी स्थिति जो होती है, क्योंकि वो उनके जो बाढ़ हमारा जो नदी का जो रास्ता है मैम पहले से ही लोग कभी साफ करवाया नहीं गया, अगल बगल इतना कचरा था। जब तक पहले उसको गहरा करेंगे, हमने 1928 में एक पारित हुआ था एक भारत सरकार में कि कैसे बाढ़ से बचा जाए, तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि उसमें हम जमीन को मैंने गहरा अगर कर दें तो उससे कुछ, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा ये सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए बचाव हेतु हमें कुछ कार्य करें, तो ये सब हम मॉडल अपना के हम लोग सरकार में अगर आएंगे तो सबसे पहले ये सब जो रास्ता, पहले नदी का रास्ता क्लियर करेंगे, उसके बाद जो भी गहरा करने का जो भी हमारे पास जो साइंटिफिक जो भी नियम होगा जिससे हम करेंगे, और हम बिहार के लिए बहुत ही विकसित नया बिहार एकदम करने के हमारी मंशा है और कुछ नहीं। एक सवाल हम दर्शकों के एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। लोकेश जी आज के कार्यक्रम में नहीं है, उन्हें अगले कार्यक्रम में जल्द बुलाया जाएगा। और अब सवाल अंजनी जी से, फिर वापस लौटेंगे चंदन जी के पास।
करिए सवाल शिवांगी। अंजनी जी अभी रवि जी बोल रहे थे कि सरकार ने नदियों को साफ करने में कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ राहत वितरण में अपना ध्यान लगाई हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक बाढ़ से समस्या से निपटने का है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर नदी के किनारे बना से समस्या से निपटने के मजबूत बनाया गया है। वहाँ बोरा में बालू करके तटबंध को मजबूत बनाया गया, पत्थर रख के किनारे में उस तटबंध को मजबूत बनाया। और जहाँ तक इनकी बात है, जो नदी के जमा रहता है और जिसके कारण नदी में बाढ़ जल्दी आ जाती है और नदी की गहराई कम हो जाती है, उसके अति में बालू जमने से वो भी बिहार सरकार ने उसको निकालने का काम किया है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ से जो भी हर संभव प्रयास हो, बाढ़ से निपटने का हर संभव प्रयास किया है एकदम जमीनी स्तर तक। और जो भी बाढ़ से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या हो चुके हैं या हो लिए भी है, हर संभव सहायता पहुंचाया जा रहा है। उनको एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जो भी बाढ़ से फंसे हुए लोग, उनको एनडीआरएफ की टीम हर जगह जाके उनको निकालने का काम कर रही है। जब काम इतना हो रहा है अंजनी जी, तो पटना राजधानी में जल भराव कैसे हो जाता है? थोड़ी सी बारिश में भी जल भराव हो जाना, वो भी बिहार की राजधानी में। देखिए आप लोगों ने जी देखिए, अब तो दिल्ली और मुंबई देश की राजधानी है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। वो तो बहुत ज्यादा एकाएक वर्षा होने पे वहां भी जल जमाव हो जाता है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी बिहार की राजधानी है, वो तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। लेकिन एकाएक बहुत ज्यादा बारिश होने पे पानी तो धीरे ही ना निकल के माध्यम, तो इसीलिए तो लीजिए जहां भी बात होती है, वर्षा एकाएक हो जाने पे जल जमाव की स्थिति हो जाती है। आप दिल्ली की ही बात ले लीजिए, दिल्ली तो पूरे देश की राजधानी है, मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, वहां भी बहुत ज्यादा वर्षा होने पे जल जमाव की स्थिति हो जाती है। क्यों देखना, पहले हम अपना देखेंगे ना। अरे इनके आदत है, इन लोग कभी इनका काम वर्तमान को पूछो, ये चले जाते हैं भूतकाल में, या काम तो कुछ किए नहीं है, भविष्य का बात करेंगे। शहर का सीवेज सिस्टम हमने इतना अच्छा क्यों नहीं रखा? आपको बताना चाहेंगे, जो पूरे पटना में सीवर और नाला उड़ाई का काम युद्ध स्तर पर है। पूरे सीवर सिस्टम को ठीक किया गया है और पूरे नाला जो भरा हुआ था गाद से, जो कचरा से भरा हुआ था, उसको पटना में उड़ाई का काम पूरे किया गया है। कचरा धीरे धीरे सब पा जाता है जो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो वर्षा होती है, यह कहकर बात टाल देना कहाँ तक सही है? जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं वर्षा तो किसी के रिमोट से होती नहीं है जी, तैयारी तो हो वर्षा इस बार हो भी रही है ज्यादा, तो वर्षा होना भी जरूरी है। और कोई रिमोट से तो वर्षा को बंद नहीं कर सकता है, लेकिन उसको जो जल जमाव की स्थिति है उसके लिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे सीवर सिस्टम को ठीक करने का काम किया है। वर्षा होना जरूरी नहीं है का काम किया गया है युद्ध स्तर, और वर्षा होना भी जरूरी है। गंभीरता के साथ इस चीज को समझें कि बिहार के अंदर जो भी हमारा सिस्टम है, आप कहाँ पे मजबूती के साथ काम किए, एक जगह गिनाने का काम करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बाढ़ की विभीषिका जो है अभी वर्तमान में हमारी सरकार जितना काम किया है, कहाँ देखिए, अभी जब कोरोना है तो आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, काम तो इनका एनडीआरएफ का टीम भी किया है।
तो आप वहाँ पे बाढ़ में आपने क्या किया? हम लोग जितना विकास का आपके काम किए कितने हैं, नेता पूरे भारत में आप बिहार एक आज बाढ़ में दौरा करने के लिए गए हुए हैं? आज अगर देखा जाए तो आपने सरकार के कौन से तंत्र को लगाया हुआ है बाढ़ को रोकने के लिए? आप किसी विषय को गिनाने का काम करे। जैसे निधि जी ने कहा कि वर्षा की पानी आती है और पटना डूब जाता है, आप लोग सड़क पर नहीं निकलते हैं, तो कैसे उम्मीद जनता करेगी आपसे कि आप बाढ़ में जनता की सारे कष्ट को हरेंगे? बांध टूटेगा तब बांध बनाइएगा। जनता की समस्या अनगिनत है। अच्छा एक चीज बताइए अंजनी जी, अभी पूरे मॉडल बिहार की एक समस्या है बाढ़। बिहार की एक समस्या है। गिनाएंगे तो आप सुन अच्छा, बिहार के अभी जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन मंत्री कौन है बिहार के अभी? अभी बिहार के लोग या बिहार के अंदर कहीं भी जल संसाधन मंत्री दिखे हैं? बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? और अभी बिहार के अंदर जल संसाधन मंत्री कहाँ गए? क्या इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कितने लोगों से मिले हैं? बाढ़ की पानी तो छोड़िए, वर्षा के पानी में निकले थे। वर्षा के पानी में आपको याद है आप निकले थे। सवाल उठाना और सवाल पे काम करना वो अलग अलग बातें होती है। नहीं आप बताइए ना, आपके अभी दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, सीतामढ़ी हो गया, गोपालगंज हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार ने जितना काम किया है पूरे देश में फिर काम किया है के रूप में स्थापित हुआ है। पहले लोग बिहार का नाम लेने से घबराते थे, अब और शान से बिहार का नाम लिया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश बिहार मॉडल को अपना रहा है। पूरे देश में तबाही हो रही है। किस प्रकार की शान? कौन से मॉडल को? अंजनी जी आप जवाब देंगे। पूरे देश में बिहार की बदनामी बाढ़ में हो ही रही है, तो कैसी शान? अभी कोरोना में मरीज को देख रहे हैं किस प्रकार की परेशानी हो रही है। ठीक से जांच की व्यवस्था नहीं है, इलाज की ठीक से व्यवस्था नहीं है, एम्स और एनएमसीएच में यहाँ से वहां दौड़ाया जा रहा है, तो कैसी शान? हम आपको बताना चाहेंगे। हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो हाँ अंजनी जी जवाब दें, आपकी आवाज आ रही है। आपका आवाज आ रहा है। वापस लौटते हैं निशांत जी के पास। रवि प्रताप जी से सवाल कर लेते हैं। सौरभ जी एक सवाल है, हम अंजनी से पूछना रवि प्रताप जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाना है, तो कई मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ को ही अवसर तो नहीं समझ लिया। तो इसी में ना जितना भी अब राहत का नाम पर जितना फंड निकलेगा किसी को मिलेगा थोड़े, वो सब खजाना में न जाएगा, उसी में ना अवसर बना रहे हैं ये लोग। डबल इंजन की सरकार है, फंड के नाम पर भी लूटपाट होगा। अब यही सब ना होगा, अरे सब देखिएगा आप लोग यही। अब अभी कुछ हमें आ रहा तो सब जानिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, लेकिन मीडिया में देखिएगा उसके लोग राहत फंड के नाम पर कितना घोटाला भ्रष्टाचार होगा पता भी नहीं चलेगा। कौन डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली भी मैनेज रहेगा और बिहार भी मैनेज है। हेलो जी चंदन जी आवाज आ रही है? जी आ रही।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इंतजार कर रही थी इस आपदा का कि बाढ़ आएगा, लोग मरेंगे, 10-10 लाख रुपए देकर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। क्या लगता है चंदन जी? सवाल चंदन जी से है, जी जी सवाल को रिपीट कर दे कृपया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इंतजार कर रही थी कि बाढ़ आएगा, लोग मरेंगे, तो लोगों को 10-10 लाख रुपए दे देंगे और चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। बाढ़ राहत के नाम पे मैम ये एक सुनियोजित लूटपाट है, जिसकी शुरुआत ब्लॉक के बीडीओ से लेके और सूबे के जो मुखिया हैं उन तक जाता है, पार्टी के फंड में जाता है। 6,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों को देने की बात हुई, पॉलीथीन देने की बात हुई, उनको राहत सामग्री मुहैया कराने की बात हुई, कहीं कुछ नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से भी ये देख सकती हैं दावे और इनके आंकड़े। जी अभी बिहार में राहत के नाम पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 18 जिलों की जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, 3-3 दिन से भोजन नहीं मिला है उनको। ऐसे ऐसे जगहों पे लोग अभी भी फंसे हुए हैं जहां एनडीआरएफ नहीं जा पा रही है। नारकीय स्थिति में लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में पता नहीं इन लोगों ने अभी क्या घोषणा की है, लेकिन जमीन पे 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। अंजनी जी ये के हिसाब एक से सुनियोजित साजिश है बाढ़ राहत के नाम पे लूटपाट मचाने का। लेकिन अंजनी जी का तो कहना है कि सरकार ने काफी काम किया है और करती रही है और करती रहेगी। क्या कहना है आपका इस पे? सरकार वर्चुअल रैली में व्यस्त है। चुनाव भी तो जरूरी है चंदन जी। सारे दावे खोखले हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कहने से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। अंजनी जी क्या कहना है इनके आरोपों पर? जब बिहार कहना चाहिए 1 साल पहले ही चुनाव है, महत्वपूर्ण है जी। चुनाव तो ये चुनाव आयोग का डिसीजन होगा जो चुनाव कब लेना है। आपका क्या और हम लोग तैयारी में लगे हैं। पार्टी का क्या डिसीजन है? वो तो मेरे पार्टी के वो तो चुनाव आयोग डिसीजन लेती है। नहीं चुनाव कराना है। नैतिकता के आधार पर क्या आप लोग, अंजनी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, नैतिकता के आधार पर आप लोग चुनाव आयोग को आवेदन नहीं दे सकते क्या कि कोरोना की महामारी को देखते हुए चुनाव को तत्काल रद्द कर दिया जाए? क्या आप लोगों को सत्ता की पड़ी हुई है? देखिए कोरोना में जितना बिहार सरकार ने काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे देखिए किस काम की आप बात कर रहे हैं? वेंटिलेटर सेंटर का अभाव है और ऊपर से कोरोना की ठीक से जांच नहीं हो पा रही है, गलत रिपोर्ट आ रहा है, टेस्ट किट की संख्या का बड़ा अभाव है। तो किस प्रकार की काम की आप बात कर रहे हैं? आपके राज्य का अंडर सेक्रेटरी एम्स के फुटपाथ पे मर जाता है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलती, और आप दावे करते हैं बड़े बड़े कामों के। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। देखिए आपके सरकार का एक अंडर सेक्रेटरी फुटपाथ पे मर गया। प्रत्येक अनुमंडल में रैपिड किट की व्यवस्था हो रही है। कुछ दिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी जांच शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह से अभी प्रत्येक जिले के सदर हॉस्पिटल, प्रत्येक अनुमंडल में रैपिड किट के द्वारा जांच की जा रही है। और जहां तक सवाल है बिहार सरकार का, और यहाँ का रिकवरी रेट जो देख रहे हैं करीब 66%, 68% के करीब है। और जहाँ कोरोना जो महामारी है कोई बिहार और देश भर की नहीं है, वैश्विक महामारी है। इसमें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इतने प्रभावित हुए जो वहाँ मृत्यु का दर सबसे ज्यादा रहा। जब तक इतने अंजनी जी आपको रोकना चाहेंगे। अंजनी जी जब यहाँ जांच ही ठीक से नहीं हो पा रही है, गलत जांच हो पा रही है, बेगूसराय का पिछले दिनों का घटना है कि किसी का जांच रिपोर्ट किसी और को दे दिया गया, तो ऐसे में आप किस रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं? जांच देखिए अब वो एक आध गलती हो गई होगी किसी से, वो अलग बात है। लेकिन प्रत्येक सदर हॉस्पिटल में, प्रत्येक अनुमंडल हॉस्पिटल में रैपिड किट की व्यवस्था की गई है और उसके माध्यम से
जांच हो रही है और अगले सप्ताह से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच की व्यवस्था रहेगी और प्रत्येक लोगों का जांच की जाएगी और उसके अनुसार रवि उनका प्रताप जी, उपचार किया जाएगा। रवि प्रताप जी, अगला सवाल जी आपसे। जी जब बिहार दोहरी मार झेल रहा है कोरोना और बाढ़ से, तो चुनाव कराना कितना सही? क्या आप इसके समर्थन में हैं? नहीं मैम, एकदम समर्थन जिस में हिसाब रालोसपा। से सरकार वर्चुअल रैली कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अब वापस मैम वर्चुअल लौटेंगे रैली, निशांत जी के वो तो पास। चुनाव, वो तो मैम पूंजीपति की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पैसा है, समावेश वर्चुअल में करके वो नहीं चाहती है कि जो भी छोटी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी है वो ज्यादा अपना बिहार में विस्तार करे। ये इनकी सब सोची समझी साजिश है मैम, ये कुछ नहीं है। ये आप भी समझ सकती हैं, पूरा दर्शक, पूरा जनता समझ सकता है कि ये जो है ये सोची समझी साजिश है। कहाँ जा इसी छोड़ मैंने निशांत जी, आप बताइए। निशांत जी, निशांत जी, आवाज जा रही है? निशांत जी, जी जवाब दें। अंजनी जी के पास लौटिए। निशांत जी, अंजनी जी ने अभी तक एक निशांत जी, आपकी भी आवाज ऐसी ठीक से नहीं आ गिनती रही। नहीं बताई है कि इनकी सरकार, इनके मंत्री, चाहता हूं कि वो निष्क्रिय हो चुके हैं और रवि प्रताप जी, निशांत जी की आवाज सही से नहीं आ रही है। अगला सवाल आपसे। जी आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को सिर्फ चुनाव के समय बिहार की याद आती है? ये तो 15 वर्षों से मैम सब यही हाल है, हर ये तो हर चुनाव में इसी आपका तरह हर एक दो जवाब मंथ पहले, 15 वर्षों के ही आसपास घूम रहा है। क्योंकि जवाब मैडम, विस्तार में दें। क्योंकि मैम हाँ झेल हेलो, चुके हैं ना 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक मैम झेल चुके हैं। अगर हम राजनीतिक पार्टी से, अगर आप हमें अभी एक नजर हटा के एक मेरा निजी जीवन भी देखें तो मैं भी बिहारी हूँ, तो 15 वर्ष मैंने भी इसमें दिया है। तो नई शिक्षा में क्या है, रूबी रॉय जैसी टॉपर बन जाती है, बताइए जो मेरिट स्टूडेंट जो रहेगा वो क्या करेगा। सिपाही का जो भर्ती परीक्षा होता है उसमें भी वही हाल है। दरोगा मतलब जो एग्जाम हुआ बिहार सरकार में, एक आप ऐसा एग्जाम बता दे नीतीश कुमार जिसमें बिना केसा केसी बच्चे जब तक लाठी नहीं खाए हो, क्योंकि उनका तो डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या खेला हो रहा है पता नहीं। उनको क्या एक बहाली आती नहीं है, उतने दिनों पर एक बहाली निकालते हैं। यहाँ सारे सीट क्या घोटाला हो रहा है, शिक्षक घोटाला में वही है, फर्जी है। एक एक कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा मैंने मरीज का तो क्या बदतर स्थिति है। आप थोड़ा कभी पीएमसीएच एनएमसीएच जाके देख ले, आम जनता अभी कोरोना जैसी महामारी में कोई रवि भी प्रताप जी, मरीज। रवि प्रताप जी, आपके नेताजी तो केंद्र सरकार में शिक्षा के ही मंत्री थे, तो बिहार में उन्होंने शिक्षा के लिए भला क्या किया? आपको तो मौका मिला केंद्र सरकार में 4 साल का। जी, तो उन्होंने भला यही हुआ कि वो स्टेट में थे, तो यहाँ से इन्होंने प्रस्ताव दिया था, वहाँ नवादा में औरंगाबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे केबी खुलवाने का प्रस्ताव इन्होंने भेजा था। उसके बाद देखा कि जब मंत्री रहते हुए तो खोलने की बात है, तो यही तो की बात कहाँ से आ गई? उनके सरकार में जो मंत्रिमंडल भी होता है वो एक ही आदमी चलाता है, तभी ऐसा विकसित हो रहा है बिहार। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी विभाग इनका सक्षम नहीं है, हमारा बिहार। चंदन ठाकुर जी के पास वापस लौटते हैं। चंदन जी, आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय सिर्फ केंद्र सरकार को बिहार की याद आती है? जी बिल्कुल, ऐसा बिहार क्यों? सिर्फ इनके लिए वोट बैंक का ये रह गया है। आप जरा कालक्रम पे ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब वो सेना के यूनिट में जाते हैं तो उनको बिहार याद आता है, अलग से बिहार रेजिमेंट का मेंशन करते हैं। जी।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है बोलिए। चंदन। वापस अंजनी जी के पास लौटते हैं। अंजनी जी आवाज ऐसा जा क्यों? रही है। अंजनी जी जी आ रही है। ऐसा क्यों जी कि केंद्र सरकार को बस चुनाव के समय में ही बिहार की याद आती है, ऐसा क्यों? और ये बात में कितनी सच्चाई आ है? रही है। नेटवर्क इन इश्यू है, वापस लोगों को चंदन तो ठाकुर के पास लौटते हैं। केंद्र सर केंद्र चंदन जी, अगर आपकी आवाज ठीक से आ रही हो तो आप जवाब दें। चंदन ठाकुर जी, चंदन ठाकुर जी आवाज जा रही है। हेलो, नेटवर्क पे आज काफी प्रॉब्लम हो रही है श्रवण जी। रवि प्रताप जी आवाज जा रही है। जी 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 सर, आ रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव के समय ही केंद्र को आखिरकार क्यों बिहार की याद आती है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार, तब ना दोनों साइड से लूटने में मजा आएगा। एक तो केंद्र से योजना निकालेंगे और बिहार में रहेगा, चोर भी वही, कोतवाल भी वही, तो फिर क्या दिक्कत रहेगा। तो इसलिए बिहार जब भी चुनाव आएगा, इसीलिए अभी केंद्र की बहुत सारी योजना भी आएंगी और बिहार सरकार की बहुत योजना होगी, लेकिन कितना सफल होती है ये हम 15 साल में हर साल कुछ न कुछ नई आपदा, कभी चमकी बुखार के आपदा में, चमकी बुखार जो होता है उससे हम लोग परेशान होते हैं, कभी बाढ़ से, तो कोई किसी विभाग में तो हमारा वही हाल है। तो चंदन जी, कैसे आवाज आ रही है तो जवाब दें। जी क्यों केंद्र को सिर्फ चुनाव के समय में बिहार की याद आती है? कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होके जाता है, जी, तो बस वही कारण है। चुनावों के समय आपको बिहार नहीं की लगता याद आती है। स्पेशल पैकेज के लिए हमारे सीएम हल्ला करते हैं, बिहारियों का डीएनए टेस्ट तक करवा दिया था उन्होंने बिहारी जी, अस्मिता को बचाने के लिए। और आज मुख्यमंत्री चंदन जी, अंजनी जी आप जवाब दें। हेलो जी जी जवाब दें, ऐसा क्यों कि केंद्र सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा केंद्र सरकार को बिहार की याद आती है। फिर भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बिहार में ऐसा क्या काम हुआ है जो आप इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं? देखिए, बगल में बरौनी खाद कारखाना है, उसको केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है, लोगों को रोजगार देने का काम किया है, फिर से जी, उसमें रोजगार की उत्पादन बात शुरू कर हो रहे हैं रहा है। आप। रोजगार की रोजगार बात की कर रहे हैं, बात पे अगर वापस रोजगार लौटे रहता। हैं। अंजनी जी, चंदन ठाकुर जी आपका क्या कहना है? रोजगार के मुद्दे पे अंजनी जी के सवाल पर क्या कहना है चंदन ठाकुर जी? रवि अंजनी जी प्रताप का जी आप भी अपना सवाल जवाब दें। मैं एक बार सवाल सुनना जी, चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा बरौनी में फैक्ट्रियां चालू करके, थर्मल पावर और फर्टिलाइजर को चालू करके रोजगार को दिया गया बढ़ावा है। दिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि 6 वर्षों से जैसे काला धन आ रहा है वैसे ये भी खुलेगा, क्या दिक्कत है, देखते जाइए। अरे चुनावी में ऐसे ऐसे बहुत लुभावने नारा सुनाई देंगे आपको, उसी में आप देखिए ना, अभी और बहुत कुछ खुलेगा। अभी आपका भी जो गिरी जिला होगा, हो सकता है वहां भी कुछ घोषणा हो जाए, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा कि अभी घोषणा आपकी पार्टी होगा। का क्या प्लान है अगर आपकी पार्टी आती है? फर्टिलाइजर फैक्ट्री हम हमारे हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री और थर्मल पावर के भरोसे कब तक गीत गाते रहेंगे? हमारे बियाडा भी जिला में जमीन मेडिकल नहीं, कॉलेज की स्थापना बियाडा हो चुकी जमीन है। तक नहीं दिला पाता है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज बिहार आना चाहती हैं, लेकिन
सिंगल विंडो सिस्टम अगर ये सरकार करे और उनको जमीन मुहैया कराए तो न जाने कितने उद्योग धंधे यहाँ लग जाएंगे और उनसे कितनी रोजगार की यहाँ पे सृजन हो सकती है। लेकिन सिर्फ चुनावी साल में रोजगार की बातें होती हैं, काम की बात होती है, पलायन रोकने की बात होती है। एक बार सत्ता में आए फिर वो सारे वादे 5 साल के लिए भूल गए, फिर चुनावों में ही बिहार की जनता की याद आएगी। तो आपको नहीं लगता कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप भी यही करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंजनी जी, आपने बात की कि बिहार में रोजगार बहुत है, हम रोजगार दे भी रहे हैं। तो जब लॉकडाउन के वक्त इतनी मात्रा में मजदूर पलायन कर कर अपने घर वापस आ रहे थे, तो वो किस चीज का परिणाम था? अगर बिहार में इतना रोजगार है। देखिए हमारे जो युवा हैं यहाँ के बिहार के, वो टेक्निकल एजुकेशन से और भी स्किल से लैस हैं, जिसके कारण अन्य राज्यों में बिहार के युवा का डिमांड है। जैसे भारत के युवा को अमेरिका और ब्रिटेन में डिमांड है, उसी तरह बिहार के युवा को अलग अलग प्रदेशों में डिमांड है। अभी लॉकडाउन के बाद आप देख रहे होंगे जो दिल्ली मुंबई से बस भेजा जा रहा है यहाँ से युवाओं को ले जाने के लिए। यहाँ के युवा बिहार में उन्हें नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको अंजनी जी, अगर बिहार में उन्हें रोजगार मिलता तो क्या वो दूसरे स्टेट अपने पलायन करते क्या? अपने परिवार को छोड़कर कमाने जाते क्या? पलायन नहीं कर रहे हैं, पलायन उनको अदर स्टेट ऑफर दे रहा है जो आप मेरे यहाँ आइए। अरे भैया तो वो ऑफर हम क्यों नहीं दे सकते? वो ऑफर आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया? कोई नहीं चाहता अपने घर से दूर जाना, अपने परिवार को छोड़ के। अंजनी जी और जहाँ तक ध्यान दीजिए, हमारे सरकार की बात है, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हर एक सेक्टर में के सवाल का जवाब दे। अंजनी जी, घर में रोजगार देंगे तो उन्हें दूसरे राज्य जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं न कहीं आपकी सरकार फेल हुई है युवाओं को रोजगार देने में, और बिहार के युवाओं को आपने मजदूर बना दिया है। मजदूर बन के बिहार के युवा आज देश के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं दूसरे राज्यों से बसें आके यहाँ के युवाओं को लेके जा रही है। यहाँ की मैन पावर को आपने मजदूर बना के छोड़ दिया है। मजदूर बना, यहाँ जितना हमारी सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराया है, आज तक बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? किस रोजगार की बात कर रहे हैं अंजनी बाबू, बताइए। हर एक सेक्टर की रोजगार, शिक्षा में हो, किस सेक्टर? शिक्षा में कौन सा रोजगार? प्राइवेट सेक्टर में हो, शिक्षा में तो प्रत्येक 6 महीना पे कितनी बिहार सरकार के, हमारे बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज है जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा? आप बताएं अंजनी। अभी हमारे एनटीपीसी बाढ़ में खुला, उसमें युवाओं को रोजगार मिला। हमारे अपने जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। क्या एनटीपीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना है? क्या एनटीपीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया है? लेकिन बिहार सरकार के केंद्र सरकार चंदन ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट को इनकी सरकार जमीन तो मुहैया करा नहीं पाती, यहाँ के युवाओं को रोजगार क्या देगी? 2012 में बिहार के मुखिया, 2012 में इनके मुखिया नीतीश कुमार ने फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में अपर्णा इंडस्ट्रियल कैंपस की नींव रखी, वो भी देश के जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर के हाथों। मैं भी उस समय मैं उस पल का साक्षी था। और आज 2020 तक दीवारें खड़ी हो गई, दीवारों में काई लग गया, अब वो दीवारें ढहने के कगार पे है। सपना ये था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि बंबई के धारावी में जो लेदर इंडस्ट्रीज है या पटना सिटी के जो लघु और कुटीर उद्योग है, उन लोगों को अपर्णा इंडस्ट्रियल एरिया में फतुहा शिफ्ट करे। लेकिन वो सारे दावे हवाई निकले। पता नहीं कितने 1000 करोड़ का घपला हो गया फतुहा अपर्णा के नाम पे, और आज ये बता रहे हैं कि बाहर के बस आके बिहार के युवाओं को लेके जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अंजनी जी, चंदन जी के सवाल का जवाब दे। अंजनी जी, आवाज आ रही है? समय हो चुका है, अपने कम शब्दों में ही जवाब दे। जी, जवाब दे।
रवि प्रताप जी, आप सहमत हैं चंदन जी की बातों से? बिल्कुल नहीं, कुछ व्यवस्था क्यों? ही नहीं है। कुछ बिहार से मानी कुछ व्यवस्था ही नहीं है, इस पे क्या टिप्पणी? रोजगार आया कहाँ? कहाँ एक भी फैक्ट्री खुला है? बता दे अंजनी जी। जीरो खुद जीरो जीरो उन्हीं के पार्टी के बैठे हैं, उन्हीं थोड़ा खुद से बता दे कम शब्दों में नीतीश जी बता दे का कहाँ पहला कितना टेंडर फैक्ट्री जब खोले आने वाला था, नीतीश जी का पहला टेंडर जब आने वाला था, मुख्यमंत्री जी अपने हर मंच से बोलते थे बिहार की बंद पड़ी हर चीनी मिल को चालू करूंगा। और आपको पता होना चाहिए अब वो बंद पड़ी चीनी मिलें कभी नहीं खुलेंगी, उसकी जमीनें बियाडा को दे दी गई हैं। अब उन चीनी मिलों की दीवारें ढहाई जाएंगी और उनके ईंटों की नीलामी होगी। अंजनी जी, उन चीनी मिल के ईंटों की नीलामी होगी। 15 साल पहले आपके मुखिया जिन मिलों को खोलने के दावे करके सत्ता में आए थे, आज उन मिलों की ईंटें नीलाम होंगी। क्या कहना है अंजनी जी इस बात पर? समय भी पूरा हो चुके हैं। निधि जी से अनुरोध है अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद इंडिया 7 मीडिया का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपकी टीम का, और जय रालोसपा और सारे जनता शुरुआती है। उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम से सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान लेकर बाढ़ में जो लोग फंसे हैं उन पर कुछ ना कुछ काम करेगी, जिससे उनकी हालत में बेहतरी बढ़ेगी। जी, अगले शो के लिए आप सबों को आमंत्रण। जी, अगले शो के लिए आप बिल्कुल आप आमंत्रित हैं, आप हमारे शो का हिस्सा बने, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद। सिर्फ इतना ही। हाँ जी, जय राजपा। नमस्कार जी। जय रालोसपा।